हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अपने मिस्टर जी चैनल। पॉलिटी मेड इजी के सीरीज में हम देख रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें हमने सभी अनुच्छेदों को समझ लिया है, सभी आर्टिकल्स को हमने इसमें समझ लिया है। पार्लियामेंट को क्या क्या पावर है इसमें, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में जो पार्लियामेंट की पावर है उसको हम इसके प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे 1950 से लेके और अभी तक के सभी स्टेट्स का इवोल्यूशन कैसे होता है, उदय कैसे होता है, राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हम समझेंगे। और साथ ही साथ कैसे उनका नाम चेंज हुआ, कौन कौन से एक्ट से, किन अधिनियमों के द्वारा कौन से राज्य इवॉल्व होते हैं, कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज इवॉल्व होते हैं, किस सन में इवॉल्व होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। और साथ ही साथ अगर आज के लेक्चर में समय रहता है तो हम अक्साई चीन और पीओके जैसी हमारी जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और अगर आज के लेक्चर में समय नहीं रहता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको समझेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 2। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1950 के समय काल के बारे में, 1950 के समय में। तो जब हम 1950 की बात करते हैं तो उस समय हमारे जो स्टेट्स थे उनको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी क्या क्लासिफाई हुआ, क्यों हुआ, तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो आपके भाग ए में आएंगे, भाग का, ठीक है, का खा गा घा, ठीक है। तो जो आपके पार्ट ए में आते हैं वो हुआ करती थी गवर्नर की प्रोविंस। क्या हुआ करती थी? गवर्नर की प्रोविंस, ठीक है। गवर्नर प्रांत जो थे उनको इसमें रखा गया। और इनकी खासियत क्या थी? तो देखिए, ये जो थे ये गवर्नर के द्वारा रूल किए जाते थे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बी की, तो बी जो आपका है उनका अपना लेजिस्लेचर हुआ करता था। उनका क्या हुआ करता था? अपना खुद का लेजिस्लेचर हुआ करता था। और जो सी और डी आएंगे, गा और घा आएंगे, दे वर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड विद सेंट्रल, ठीक है। केंद्र के द्वारा उनका सीधे प्रशासन जो था वो चलाया जाता था। भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था और इनकी संख्या थी 9, ठीक है। 9 कौन कौन से होंगे? तो इन पार्ट ए देयर वर 9 स्टेट्स। नंबर 1 असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल। ये आपके 9 हैं। आपको स्क्रीन पे अभी इसका हम एक टेबल लगा देंगे, उसको देख लीजिएगा। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर। और ये थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स। ये क्या हुआ करती थी? प्रिंसली स्टेट्स। इनमें कौन कौन से आएंगे? ये भी 9 है। कितने हैं? 9 हैं। इनमें आपके आते हैं हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एंड विंध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें सी की, तो जो सी में आएंगे इनमें कुछ आपके प्रिंसली स्टेट्स थी और कुछ आपकी जो मुख्य आयुक्त का शासन जहां हुआ करता था उनको शामिल किया गया, ठीक है। तो भाग का में कौन से शामिल किए गए? जहां पे जो ब्रिटिश गवर्नर के प्रांत हुआ करते थे आजादी के पहले। भाग खा में आए जहां पे शाही शासन हुआ करता था, यानी जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। भाग 3 यानी भाग ग या सी, इसमें आएंगे जहां पे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और कुछ में शाही शासन था। मतलब पार्ट सी में आपके वो आते हैं जहां पे जो है आपके चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ करती थी और कुछ इसमें से ऐसे हैं जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। और पार्ट डी जो है वो आपका अंडमान निकोबार है। तो पार्ट सी में आपके 10 आते हैं स्टेट। देखिए, पार्ट ए में आपके हो गए 9, बी में 9, सी में 10 और इसमें 1। ये आपका था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
सी की अगर हम बात करें, सी, तो इसमें आता है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और डी में हमने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसकी पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। साथ ही साथ हम जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई 1950 की बात। अब 1950 के बाद में हम देखेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो इसमें हमको अभी सबसे पहले देखिए कुछ कमेटीज को समझना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। क्या देखेंगे? धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्ट याद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। फैक्ट को आप 10 बार रिवाइज करेंगे, उसकी जगह अगर आपने एक बार बैकग्राउंड को समझ लिया है तो वो आपके 10 बार रिवीजन के बराबर होता है। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इट क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दो स्वतंत्र डोमिनियन की यहां पर निर्माण किया गया 1947 के अधिनियम के द्वारा। एक था भारत और एक था पाकिस्तान। यहां पे इंडिया, पाकिस्तान बना और इंडिया बना। इसके साथ ही साथ इसमें कहा गया जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि जो देशी रियासतें हैं, इनके सामने ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शंस कितने दिए गए? 3। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है ज्वाइन इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 कहता है ज्वाइन पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर 3 कहता है टू बी फ्री, आप अपने अलग स्वतंत्र राज्य बनाएं। इनके सामने 3 ऑप्शंस दिए गए। इसके बाद इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें 552 देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने? 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 इंडिया में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कहां आ जाते हैं? इंडिया में। 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, कौन सी हैं वो 3? तो ये 3 आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखो हैदराबाद, ठीक है, फिर जूनागढ़, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिया में शामिल नहीं होती हैं, रिफ्यूज कर देती हैं। हालांकि बाद में इनको इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, भारत में शामिल कर दिया जाता है। और कैसे शामिल किया जाता है, तो आइए समझते हैं। तो हैदराबाद को बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, और पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। और जो ये एक्शन हुआ, जो ये कार्यवाही हुई, इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन पोलो रिलेटेड है हैदराबाद में हुई पुलिस कार्यवाही से रिलेटेड, पुलिस एक्शन से रिलेटेड, जिसके थ्रू हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया था, इंटीग्रेटेड इंडिया में इसको शामिल किया गया था। इसके बाद दूसरा आपका आता है जूनागढ़। तो जूनागढ़ में होता है रेफरेंडम, बाय मींस ऑफ रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह।
तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भी शामिल कर लिया गया और कश्मीर को बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सब नोट डाउन करते रहिएगा, सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, तो वैसे तो पॉलिटी के ज्यादा लेक्चर्स मैंने नहीं लिए, अभी तो 2 ही 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, बट उन चैप्टर से भी जो क्वेश्चन आए हैं आप जाके पेपर मिलाइएगा। मैं उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना है। जो मुझे रेगुलर पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मेरे लेक्चर्स में जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो वेल डिटेल्ड होती है। उसके लिए मुझे कोई भी जो है आपके पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं। आप जाइए और पेपर में जो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ उस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को देखिए। आप देखेंगे कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही एग्जाम में उस चैप्टर से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरी पॉलिटी में मेरा पढ़ाया हुआ है, ना ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है वो मेरा पढ़ाया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं उसको। तो ये हो गई आपकी सभी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम जो बात थी वो कर चुके हैं। अब हम देखते हैं धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। क्या देखेंगे? धर कमीशन धर कमीशन एवं जेवीपी समिति, ये होता है, ये है 1948 की। कब की है? 1948, 1948। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज प्योरली ऑन एडहॉक वाज प्योरली एन एडहॉक अरेंजमेंट। जो देशी रियासतों को शेष भारत में एकीकरण किया गया था वो एक अस्थायी प्रक्रिया थी। मतलब ये जो देशी रियासतों को मिलाया जा रहा है और जो भी स्टेट का चीजें हुई वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, वो अस्थायी तौर पे एक एडॉक अरेंजमेंट के तौर पे उनको शामिल कर लिया जाता है। और ये बात हो जाती है कि हम बाद में इसको प्रॉपर अरेंज हम कर लेंगे स्टेट्स को। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, एक भाषाई प्रांत आयोग जो है उसका गठन करती है भारत की सरकार। क्यों करती है? क्योंकि कई भागों में और खास करके जो आपका साउथ इंडिया है, जो आपका इंडिया है, उसमें बहुत जगह से ये मांग उठने लगी थी, ये डिमांड आने लगी थी कि जो स्टेट्स हैं उनका जो रीऑर्गेनाइजेशन हो वो उनकी भाषा के आधार पे हो, उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे हो। और खास करके ये सबसे ज्यादा डिमांड उठ रही थी साउथ इंडिया से। अब जब साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा इसकी डिमांड उठ रही है और इनफैक्ट पूरे इंडिया में जगह जगह से इसकी डिमांड आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया और कहा कि आपको ये देखना है कि हम किस प्रकार से लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी कि भाषाई आधार पे प्रांतों का पुनर्गठन कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो इसके लिए जून 1948 में, जून 1948 में एक कमीशन बनता है, ठीक है, धर आयोग, ठीक है, धर कमीशन। धर आयोग कब बनता है? जून 1948। आपको डेट याद रखनी होगी, एग्जाम में क्या होता है कि वो कई सारे कमीशंस का नाम दे देंगे, कई सारे कमेटीज का नाम देके और बोलते हैं कि इनको इनके बनने के क्रम में सेट करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिए जून 1948 में आपका धर कमीशन बनता है। किसकी अध्यक्षता में? तो इसके हेड थे एस.के. धर। कौन थे इसके चेयरमैन? इसके चेयरमैन थे एस.के. धर। ये थे चेयरमैन ऑफ धर कमीशन, धर आयोग के अध्यक्ष थे ये।
It recommended that the reorganization of state on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. अब क्या हुआ, इनको बनाया तो गया था इस आधार पे, मतलब इसलिए कि आप ये देखो कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आप अगर रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप नहीं करिए। लिंग्विस्टिक बेसिस इन्होंने मना कर दिया, भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की इन्होंने जो है वो सलाह नहीं दी, रिकमेंडेशन नहीं दी थी, संस्तुति नहीं की थी। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, ठीक है। इन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपके प्रशासन के जो प्रशासन जिसमें आसानी हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जिसमें हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पे। अब चूंकि धर कमीशन ने उस तरीके की बात नहीं कही जो गवर्नमेंट चाहती थी, ठीक है, फिर इसके बाद में एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बनती है 1948 में। कब बनती है? 1948 में ही। इन्होंने रिपोर्ट जो दी थी, ये दी थी दिसंबर 1948। कब रिपोर्ट दी थी अपनी? रिपोर्टेड ऑन दिसंबर 1948। अब क्योंकि इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को मना कर दिया, तो फिर एक और लिंग्विस्टिक कमेटी बनाई जिसको हम कहते हैं जेवीपी कमेटी। क्या कहते हैं? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी से आपके आते हैं वल्लभ भाई पटेल, और पी से आपके आते हैं पट्टाभी सीतारमैया। तो ये तीन लोगों को मिला के फिर एक कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी, जेवीपी समिति। फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब सामान्य तौर पे तो इन्होंने भी मना कर दिया कि लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दी और इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस को मना कर दिया। लेकिन फिर क्या होता कि सब सारी कमिटीज कमीशन जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1953 में एक आंध्र प्रदेश को लेके, आंध्र स्टेट को लेके बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था हमारे यहाँ। क्या था हम उसको समझते हैं, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, धर कमीशन कब बना, कौन इसके चेयरमैन थे, कब रिपोर्ट दी और क्या इन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जेवीपी कमेटी कब बनी, ठीक है, तो ये बनी थी दिसंबर 1948 में ही, ठीक है, और इसके कौन कौन मेंबर थे, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और क्या रिपोर्ट दी। तो इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस को मना कर दिया था फॉर्मली, ठीक है, अनौपचारिक रूप से इन्होंने, औपचारिक रूप से इन्होंने मना कर दिया था। ठीक, ये चीज क्लियर है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, एक लाइन से पढ़ते चलेंगे तो बेटर है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे घटना चक्र उठा के या किसी भी किताब को उठा के जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हो सीधे सीधे लगाने लगते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन लगाने से हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते हैं, आप कूद कूद के अगर पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट देख ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कभी तुक्के में आप कुछ छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के आपका प्री निकल जाए। मेरे साथ भी हुआ एक समय 2017 में। तो कभी कभी थोड़ा पढ़ के और तुक्के से निकल जाता है,
लेकिन वो सिर्फ 1% आपकी मेहनत और 99% वो लक पे होता है। तो प्लीज़ वो काम ना करिएगा। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड जो है वो स्टडी करें, फिर बाद में हम जब रिवीजन करेंगे तो वो उसका पैटर्न अलग होता है, वो भी हम आपको पूरा कराएंगे रिवीजन। अभी हमारा पूरा फोकस है कि 2024 के एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर दें। बहुत सारी रेगुलरिटीज हैं, लेकिन अब फाइनली नाउ आई एम फ्री, और अब आपको कंटिन्यूसली पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों साथ में चलेगा। आपको दोनों वीडियोस मिलेंगी, और जैसे ही इन दोनों को कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ प्री ही नहीं, हमें मेंस का भी सिलेबस कवर करना है। मेंस में भी जो आपके जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एथिक्स हो, बहुत सारे गवर्नेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग मेंस में आपको यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं। होते भी हैं तो 10 में से केवल 4-5 चैप्टर या कुछ फेवरेबल टॉपिक्स पढ़ा के उसको किनारे कर दिया जाता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें कंप्लीट सिलेबस लेके चलना है, जैसे आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तरीका मेरा और कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग हो सकता है, बट फाइनल जब आपका तैयारी होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी चीज़ें कितनी अच्छे से तैयार हुई हैं। तो हम ना बात कर रहे थे अक्टूबर 1953 की, हम बात कर रहे थे अक्टूबर 1953 की। अच्छा, अक्टूबर 1953 पर हम चूंकि आ गए हैं, तो इससे पहले 1950 की हमें बात करना जो है वो ज़रूरी था। तो 1950 में क्या था, 4 फोल्ड स्टेट हुआ करते थे। कौन कौन से 4 फोल्ड स्टेट हुआ करते थे, क्या क्या मतलब कि 4 वर्गों में विभाजित राज्य हुआ करते थे। हमने आपको समझाया वो 4 वर्ग कौन कौन से थे, ए बी सी डी काका गाघा। उसमें पहले वाले में कौन से आते हैं, वो 9 राज्य। बी में कौन से 9 राज्य हैं, सी में कौन से 10 राज्य हैं, डी में कौन सा 1 है, कहाँ पर इसका क्या प्रशासन है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। उसको दिमाग में रखिएगा कि 1950 में ये स्थिति हुआ करती थी, क्योंकि अब हम 1950 के आगे बढ़ रहे हैं। 1953 पे आ गए हैं, अभी 1956 पे आएंगे तो आपकी 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। कौन सी वो 2 चीज़ें होंगी, नंबर 1 पे आपका होगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, और दूसरा आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये 2 चीज़ें जो होंगी इनको हमें लेके चलना होगा, वहीं से हमारे स्टेट्स के बारे में आप इवोल्यूशन को समझ सकेंगे। एनीवेज, तो हम हैं अभी 1953 पे। तो क्या होता है कि जो जो आपका मद्रास था, क्या था, मद्रास। तो मद्रास से जो तेलुगु बोलने वाला रीजन था, तेलुगु रीजन, तो मतलब जो लोग तेलुगु लैंग्वेज यूज करते थे बोलने में, जिनकी तेलुगु भाषा हुआ करती थी, वो कंटिन्यूसली जो है वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन फॉर व्हाट, फॉर द तेलुगु, फॉर सेपरेटिंग द तेलुगु रीजन फ्रॉम द मद्रास। जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे कि उनको मद्रास से निकाल के एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। अब चूंकि कोई भी समिति ने ये संस्तुति नहीं की थी, ये रिकमेंडेशन नहीं दी थी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा नहीं चाह रही थी कि रीऑर्गेनाइज करे। बट वहां पे एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्री रामुलु। तो ये भैया कर रहे थे भूख हड़ताल। क्या कर रहे थे, भूख हड़ताल जो है वो कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक। कितने दिन तक चली, 56 डेज तक। तो 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक ये करते हैं, और 56th डे पे इनकी हो जाती है डेथ। अब भैया जब हंगर स्ट्राइक हो रही है और किसी की डेथ हो गई तो फिर तो बवाल निश्चित है। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जो है मतलब वो आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गवर्नमेंट को मजबूरी में 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट बनाना पड़ा, जिसका नाम था आंध्रा
स्टेट। देखिए यहाँ पे हमने भी आंध्र प्रदेश नहीं बोला है, हमने बोला है आंध्रा स्टेट, याद रखिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश बनता है 1956 में। आंध्र प्रदेश कब बनेगा? 1956 में। लेकिन भाषाई आधार पे आंध्रा स्टेट को जो सबसे पहले 1953 में बना दिया गया था। ठीक है, आंध्रा, यहाँ पे आंध्रा स्टेट है, जब वहां पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो 1953 में सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश जो है, आंध्रा स्टेट जो है वो बनता है क्या? पहला भाषाई आधार पर ये राज्य बनता है। इसकी कैपिटल बनती है कुरनूल। इसकी कैपिटल क्या होगी? कुरनूल। कुरनूल हो गई इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी, और इसका हाई कोर्ट बना गुंटूर। इसका स्टेट हाई कोर्ट कहां बना? गुंटूर। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? अब इसके बाद अगला बनता है फजल अली कमीशन 1953, फजल अली आयोग 1953। तो जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो अब क्या हुआ कि और भी राज्य जो हैं वो डिमांड करने लगे कि भैया हमको भी अलग स्टेट बनाओ। जब आंध्रा स्टेट बन सकता है तेलुगु भाषाई लोगों के लिए, जो तेलुगु बोलने वाले हैं उनके लिए अगर अलग स्टेट बन सकता है तो हमारे लिए भी अलग स्टेट बनाइए। अब क्या हुआ, डिमांड और ज़्यादा, क्योंकि एक स्टेट बन गया तो अब डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन कब बना था? तो ये बना था दिसंबर 1953 में। अक्टूबर 1953 में आपका बना आंध्रा स्टेट, और उसके बाद दिसंबर 1953 में आपका बन गया फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन में कौन कौन मेंबर थे? तो ये थे फजल अली, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। पहले तो हो गया फजल अली, के.एन. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। के.एम. पडिक्कर होगा, हाँ, के.एम. पडिक्कर। तो ये आपके 3 मेंबर्स थे इसमें। They accepted language as the basis of reorganization of state. At the same time, it rejected theory of one language, one state. यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर इसकी हम रिकमेंडेशन की बात करें तो पहला, एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, इट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, बट दे सेड वन मोर थिंग विद दिस। व्हाट? दे रिजेक्टेड वन स्टेट वन लैंग्वेज, one language one state. They rejected this theory. One language one state, they rejected this theory. उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा के लिए एक अलग राज्य हो, ये सिद्धांत हमें अनुपालन नहीं करना है। ठीक है, वन स्टेट वन लैंग्वेज को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब ये समझिए, उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे,
अब यहाँ पे अवधी बोलने वाले अलग हैं, भोजपुरी बोलने वाले अलग हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो कम से कम 5 या 6 प्रमुख भाषाएं हैं, प्रमुख बोलियां हैं, 5-6। बेसिकली देखा जाए, अगर रूट में जाके देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी लगभग अलग बोली होती है, बट फिर भी कई सारे इसमें भाषाएं हैं मूल रूप से अगर देखा जाए तो। फिर ऐसे तो यूपी, फिर एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज वाले होने चाहिए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर तो छोटे छोटे ना जाने कितने भारत में राज्य बन जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक भाषा एक प्रदेश, ये सिद्धांत नहीं हमें फॉलो करना है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इट्स व्यू, यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज प्राइमरी कंसिडरेशन। भारत की एकता जो है वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारी एकता को लेके कोई समस्या आए। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब हम आएंगे 1956 पे, 1956 पे। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। तो देखो भैया, एसके धर हो गया, जेवीपी कमेटी हो गया, इन दोनों ने लिंग्विस्टिक बेसिस को मना कर दिया। एग्जाम में पूछा जाता है किस एकमात्र कमीशन ने या कमेटी ने एक्सेप्ट किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, तो वो है आपका फजल अली कमीशन 1953। कौन सा है? फजल अली कमीशन 1953। क्लियर है ये चीज? अब बारी आपकी आती है 1956 की। किसकी बारी आती है? 1956, 1956। यहां से हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स इवॉल्व होंगे और जो भारत का ज्योग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप था वो चेंज होगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 1956 यानी कि 1956 की। तो 1956 में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और दूसरा आपका है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इसका काम था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना। जो पहले आपके 4 फोल्ड थे, मतलब 4 आपके क्लासिफिकेशंस थे राज्यों के, हमने बताया था ABCD, उसको हटा के अब हमें पूरी तरीके से सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था। उसके लिए ये एक्ट आया था। जब इस एक्ट पे चर्चा चल रही थी, रीऑर्गेनाइज तो किया गया स्टेट को, लेकिन एक और चीज है जो आपको याद रखनी है। जब इस एक्ट पे चर्चा चल रही थी तो हमारे उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू जी, इन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने संस्तुति की, किसकी? जोनल काउंसिल की या जोन काउंसिल की, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषदों की संस्तुति, मतलब क्षेत्रीय परिषद होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्टार बना लीजिए। बहुत कम एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जरूर जाएगा। तो ये था यहाँ पे जोनल काउंसिल के बारे में। इन्होंने कहा कि जोनल काउंसिल होनी चाहिए हमारे देश में, 4-5 होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, तो प्रेजेंट टाइम में कितनी जोनल काउंसिल हैं? तो जब ये चर्चा हुई और जोनल काउंसिल बनाई गई इस एक्ट के पार्ट 3 के द्वारा, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था, उसका 3rd पार्ट कहता है जोनल काउंसिल के बारे में। किसके बारे में? जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। और इनकी संख्या उस समय थी 5। कितनी थी? 5। देयर वर 5 जोनल काउंसिल इन इंडिया फ्रॉम द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। कौन कौन सी वो 5 थी, हम उनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल।
सबसे पहले आपकी आएगी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। पहली कौन हो गई? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। इसमें कौन कौन से स्टेट थे, नोट डाउन करिएगा इसको। सबसे पहले आएगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ये आपके हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आने वाले, ठीक है। इसके बाद आपकी है सेंट्रल जोनल काउंसिल। नॉर्दर्न, यार देखो इतना तो इंग्लिश टू हिंदी आप लोगों को कर लेना चाहिए। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मतलब कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। दूसरी आपकी आएगी सेंट्रल जोनल परिषद, जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन से आएंगे स्टेट? इसमें आएगा छत्तीसगढ़। ये सभी हम इस समय कौन कौन से स्टेट उसमें आते हैं हम वो बता रहे हैं आपको। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब देखिए उत्तराखंड यहाँ पे आया, उत्तराखंड तो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था 1956 में, क्योंकि बना ही नवंबर 2000 में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं काउंसिल यहाँ से बनी है वो मैं आपको बता दे रहा, लेकिन उसमें स्टेट्स कौन से वो आपको प्रेजेंट टाइम के हिसाब से याद रखना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि जोनल काउंसिल किस एक्ट के थ्रू बनी है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पार्ट 3, ठीक है। किसने रिकमेंड की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब स्टेट उसमें जब पूछेगा तो स्टेट आपका उस समय क्या था वो नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो अभी का ही हमको देखना होगा। फिर इसके बाद एक है आपकी ईस्टर्न जोनल काउंसिल, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो जब हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे तो नोट कर लीजिए। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब आपकी आएगी वेस्टर्न जोनल काउंसिल। कौन सी आएगी? वेस्टर्न जोनल काउंसिल, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसमें आएगा आपका गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। कौन कौन सा आएगा? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। फिर आपका है सदर्न जोनल काउंसिल। कौन सी है? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, सदर्न जोनल काउंसिल। सदर्न जोनल काउंसिल में आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कौन कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके लिए एक अलग से एक्ट आता है, ठीक है। एक अलग से एक्ट आता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972, उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972, जिसमें आपके 7 राज्यों को जोड़ा जाता है। इसमें कौन कौन से होंगे? तो अब आपकी जो नई जोनल काउंसिल बनती है तो वो बनेगी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनेगी। कौन सी बनेगी? नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल या नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसमें आपके आएंगे असम। जब ये बनता है 1972 में तो इसमें कौन कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नोट कर लीजिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो ये थे आपके नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में। फिर 2002 में, ठीक है, 2002 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 2002 नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट, (2002). उत्तर पूर्वी परिषद संशोधन अधिनियम 2002 आता है।
23 दिसंबर 2002 को, ठीक है, 23 दिसंबर 2002 को नोटिफाई किया जाएगा, 23 दिसंबर 2002। और यहाँ पे सिक्किम जो है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में अब सिक्किम भी ऐड कर दिया गया है। तो ये आपकी हो गई जोनल काउंसिल के बारे में, जो इस एक्ट के पार्ट 3 के थ्रू बनी थी। पार्ट 3 के द्वारा आपकी कौन कौन सी काउंसिल्स बनी थी? तो 5 जोनल काउंसिल उस समय बनी थी, एक ये आ गई। तो कुल जोनल काउंसिल, कुल क्षेत्रीय परिषद कितनी हो गई? 6, ठीक है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, और ये आ गई उत्तर पूर्वी। तो ये आपकी जोनल काउंसिल हो गई। इसमें हेड की चेयरमैन कौन होता है? तो यूनियन मिनिस्टर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। और वाइस चेयरमैन होता है जो भी स्टेट है, जैसे अब इसमें जो स्टेट आएंगे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में, तो 1 साल के लिए एक वाइस चेयरमैन चुना जाएगा जो कि किसी एक स्टेट का सीएम होगा। फिर उसके बाद जो उसी जोनल काउंसिल में दूसरा स्टेट है उसका सीएम अगले साल 1 साल के लिए बनेगा। उसके बाद फिर अगला जो है वो 1 साल के लिए बनेगा। ऐसे उस जोनल काउंसिल में जो जो स्टेट आएंगे उन स्टेट के सीएम क्या होंगे? ऐड होते जाएंगे एज ए वाइस चेयरमैन 1 साल के लिए। और अगर मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो चीफ मिनिस्टर एंड 2 अदर मिनिस्टर्स एज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर एंड 2 अदर मिनिस्टर्स एज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम यूटी इंक्लूडेड इन द जोन। तो देखो जितना भी जोनल काउंसिल है उसके मेंबर की अगर हम बात करें तो हर स्टेट का सीएम जोनल काउंसिल का मेंबर होगा, जिस जोनल काउंसिल में वो है, ठीक, उस स्टेट का सीएम होगा। फिर उसके अलावा जो गवर्नर है उस राज्य का राज्यपाल है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो गवर्नर होता है मतलब राज्य का राज्यपाल है। जैसे अगर हम बात करें कि आपका जैसे नदर्न जोनल काउंसिल है, ठीक है, तो नदर्न जोनल काउंसिल यानी कि उत्तरी जो आपकी क्षेत्रीय परिषद है, अब उसमें हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, राजस्थान आता है। तो जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान के जो गवर्नर होंगे वो 2 मिनिस्टर का नाम को मतलब नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, मनोनीत करेगा राज्यपाल उस राज्य का, ठीक, राजस्थान का। कहाँ पे? नदर्न जोनल काउंसिल में, उत्तरी जोनल काउंसिल में उनको वो मनोनीत करेंगे। कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल मनोनीत करेगा। और उस क्षेत्र में जो यूटी आ रही होगी वहां से 2 मेंबर होंगे। यानी अगर आप देखो तो स्टेट से हो गए 3 मेंबर और यूटी से हो गए 2 मेंबर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपका हो गया जनरल काउंसिल के बारे में। इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा वो। यहाँ तक चीजें समझ में आई हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे, आपको हम सबसे पहले लेके चलेंगे स्टेट्स के पास में। यहाँ से इवोल्यूशन कैसे होता है स्टेट्स का, राज्यों का उद्भव, राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो हमारा ये अगला टॉपिक है। तो 1956 में आपके जो राज्य बन के निकलेंगे उनको देखो, पहले तो आप ये समझ लो 1956 के एक्ट से जब ऑर्गेनाइज किया गया, जब क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने, ठीक है, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश हो गए। इस एक्ट के थ्रू कितने स्टेट हो गए? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। जो वो 4 फोल्ड सिस्टम था पुराना, अब वो हट चुका है, ठीक है। कौन कौन से राज्य बने नोट डाउन करिए, 14 स्टेट, और बाकी इसको हम पिक्चर अभी हम लगा दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। तो जैसे आपके स्टेट में आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, जो आंध्र स्टेट था, आंध्र स्टेट 1953 में बना था, अब वो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद में असम, नोट डाउन कर लीजिए, 14 स्टेट एंड 6 यूटीज, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार,
बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। फिर से एक बार बोल देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यूटीज कौन कौन सी थी? तो यूटीज में आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, फोर्थ नंबर पे जो है वो एक पूरा आइलैंड्स था, क्या नाम था उसका? लकादीव, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप समूह, लकादीव, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी द्वीप समूह, लकादीव, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड्स। इसके बाद फिफ्थ है आपका मणिपुर और सिक्स आपका है त्रिपुरा। तो ये राज्य आपके बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सा नया बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो देखिए, कोचीन जो हुआ करता था उसमें त्रावणकोर और मद्रास राज्य का जो मालाबार वाला हिस्सा था और दक्षिण कन्नड़ वाला, उसको मिला के एक नया राज्य बना केरल। तो 1956 में आपका एक राज्य का नाम आ गया केरल, ठीक है, केरल बनता है। फिर हैदराबाद जो था उसके जो आपने अभी जब इससे पहले पढ़ा था कि आंध्रा स्टेट बना था। अब जो उसके बगल में हैदराबाद है ना, हैदराबाद में भी जो तेलुगु बोलने हैं, क्योंकि आंध्रा स्टेट किससे बना था 1953 में? तेलुगु बोलने वालों से। तो अब क्या हुआ कि जो आपका हैदराबाद में तेलुगु बोलने वाला एरिया था उसको भी आंध्रा स्टेट में मिला के अब बुलाया गया प्रॉपर उसको आंध्र प्रदेश। क्या बोला गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र राज्य पहले बोला जाता था, अब क्या बोला जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार जो है जो आपका मध्य भारत है, ठीक है, और विंध्य भारत और भोपाल, इन सबको मिला के बनाया गया मध्य प्रदेश। तो अगर आपसे कहा जाए मध्य प्रदेश किन किन मतलब 1956 से पहले कौन से ऐसे राज्य थे जिनको मिला के मध्य प्रदेश बना है, तो मध्य प्रदेश आपका बना है मध्य भारत, यानी कि मध्य भारत स्टेट जो था, ठीक है, वो, इसके साथ विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये तीन राज्य आप देखेंगे जो 1950 वाली मैंने अभी कैटेगरी बताई थी उसमें ये तीन राज्य हुआ करते थे। इनको मिला के एक नया राज्य बना मध्य प्रदेश। और सौराष्ट्र और कच्छ को मिला के, किसको? सौराष्ट्र और कच्छ को मिला के किसमें मिला दिया गया? बॉम्बे में, ठीक है। सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को किसमें मिला दिया गया? बॉम्बे में। तो अब सौराष्ट्र खत्म, कच्छ खत्म, ये सब हो गया बॉम्बे। फिर कुर्ग राज्य को मैसूर में मिला दिया गया। कुर्ग को किसमें मिला दिया गया? मैसूर में। और पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में मिला दिया गया। पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में मिला दिया गया। अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। और इसके अलावा और इस एक्ट से क्या आया? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमन दीवी आइलैंड्स को मद्रास राज्य से काट के अलग एक यूटी बना दिया। सारा कुछ नोट डाउन कर लिया? फिर से बोल दूं? चलिए बोल देता हूं, देख लीजिए एक बार। तो कोचीन में जो त्रावणकोर था, ठीक है, वो कोचीन में त्रावणकोर एरिया था। पहले जगह सारी चीजों को समझने के लिए जो 1950 वाली जो सीरीज थी ना स्टेट की, उसको खोल के रखिए पहले बगल में, फिर मैं बोलते जा रहा हूं, उसको टिक करके मिलाते हुए चले जाइए। तो 1956 के एक्ट से क्या हुआ? कोचीन में त्रावणकोर वाला एरिया, ठीक है, और मद्रास का जो मालाबार वाला एरिया था, ठीक है, और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े, तो दक्षिण कन्नड़ यानी कि जो साउथ कन्नड़ है उसका कसरगोड़े प्लस मालाबार, ठीक है, मालाबार और ये कसरगोड़े कहाँ का है? मद्रास का है, प्लस त्रावणकोर ऑफ कोचीन, इन तीनों को मिला के आपका स्टेट बना केरला, ठीक है। क्या बना? केरला। इसके बाद फिर नोट डाउन करिए अगला, तेलुगु भाषी जो हैदराबाद में थे, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग पीपल ऑफ हैदराबाद वर ज्वाइंड टू आंध्रा स्टेट एंड बिकेम द आंध्र प्रदेश।
तो आंध्रा स्टेट आपका 1953 में बना, उसमें प्लस लगाया और किसको ऐड किया, जो हैदराबाद के तेलुगु बोलने वाला एरिया था उसको ऐड करके एक नया स्टेट बना आंध्र प्रदेश। क्लियर है। इसके बाद जो मध्य भारत था, मध्य भारत एक स्टेट था, ठीक है, मध्य भारत स्टेट को इसके साथ ही साथ दूसरा विंध्य प्रदेश, कौन सा, विंध्य प्रदेश। 1950 वाली सीरीज खोल के रखिएगा तभी समझ पाएंगे, हर एक चीज को मैं लिखने नहीं वाला, ठीक है। खुद से कोशिश करिए, आप सिविल एस्पिरेंट हैं, हर चीज आपको हम लिखवाते हुए चलें, हम पहले यहाँ लिखे तब आप लिखें, उससे बेटर है कि हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आप खुद लिखिए। जहां जरूरत होती है मैं हर चीज को लिखता हूं, ठीक है। तो मध्य भारत प्लस विंध्य राज्य क्षेत्र प्लस भोपाल, मध्य भारत, विंध्य और भोपाल, इन तीनों को मिला के आपका बन गया मध्य प्रदेश। क्लियर है। और सौराष्ट्र और कच्छ जो स्टेट हुआ करते थे, सौराष्ट्र और कच्छ, उनको मिला दिया गया बॉम्बे में। कुर्ग राज्य जो था आपका, कुर्ग स्टेट था, उसको मिला दिया गया मैसूर में। और पटियाला और पूर्वी पंजाब, कौन कौन, पटियाला और पूर्वी पंजाब, इनको मिला दिया गया पंजाब में। और अजमेर राज्य को मिला दिया गया राजस्थान में। ये हो गया सारा स्टेट। और इसके अलावा जो नए संघ शासित प्रदेश बना, जो नया यूटी बना, वो था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी। इसको किससे अलग किया गया, इसको मद्रास से अलग किया गया। किससे अलग किया गया, मद्रास से। तो ये आपका हो गया 1956 में बनने वाले स्टेट और यूटीज। आपने देख लिया कितने स्टेट थे 1956 के टाइम पे, 14 स्टेट एंड 6 यूटीज, 14 स्टेट एंड 6 यूटीज। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब हम देखते हैं क्या कि 1960 मतलब 1956 के बाद में, ये तो हमने पढ़ लिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने पढ़ लिया, याद रखिएगा 14 स्टेट 6 यूटी। तो 1956 के बाद कौन कौन से नए स्टेट बनते हैं, ये हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात बनता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात बनता है। या गुजरात आपका हो गया 15th स्टेट। कौन सा हो गया, 15। महाराष्ट्र जो है ये तो वही बॉम्बे का ही नाम हो गया महाराष्ट्र, क्यों, क्योंकि बॉम्बे से हमने गुजरात को अलग करके बना दिया, और ये वही महाराष्ट्र बॉम्बे। तो ये आपका 15th नंबर का स्टेट हो गया गुजरात। 15वां राज्य कौन सा बना, गुजरात बना, ठीक है, 1960 में, 1960 में गुजरात बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बॉम्बे स्टेट था ना, तो इसमें दो प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग थे मुख्यतः। एक तो थे गुजराती स्पीकिंग पीपल, और दूसरे थे मराठी। तो जो गुजराती बोलने वाला एरिया था उसको बना दिया गुजरात, और जो मराठी बोलने वाला एरिया था उसको बना दिया महाराष्ट्र। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अगला आपका कौन सा बनेगा। तो नेक्स्ट आपका है दादरा एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली। तो दादरा एंड नगर हवेली जो है वो 1954 तक, 1954 तक, 1954 तक यहाँ पे पोर्चुगीज रूल करते थे। कौन रूल करते थे, पोर्चुगीज, पुर्तगाली जो है वो शासन करते थे 1954 तक। कहाँ पे, दादर नगर हवेली पे। फिर इसको 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, एक यूटी बनाया गया। क्या किया गया,
यूटी बनाया गया दादरा एंड नगर हवेली को। किस एक्ट के थ्रू, ये सब याद रखना है। तो इट बिकेम द दादर एंड नगर हवेली बिकेम द यूटी ऑफ इंडियन टेरिटरी थ्रू 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। 1961 के संविधान संशोधन अधिनियम से ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है। फिर इसके बाद में अगला नंबर है गोवा एंड दमन दीव। तो ये हो गया 1960, ये हो गया 1961। फिर इसके बाद आता है गोवा एंड दमन दीव। गोवा एंड दमन दीव की अगर हम बात करें तो इंडिया एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्चुगीज बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961। 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा गोवा एंड दमन दीव को पोर्चुगीज से छीना गया, ठीक है। और इसको 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा इसको क्या बनाया गया, इसको बनाया गया यूटी, ठीक है। इसको क्या बना दिया गया, यूटी। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 ये बन गया यूटी। ये क्या बन गया, यूटी। और इसको स्टेट बनाया गया 19 में, हाँ ये जो गोवा है, गोवा को 1987 में स्टेट बना दिया गया। तो गोवा स्टेट कब बना है, 1987 में। कब बना है, 1987 में। और ये जब बनता है तो ये चूंकि 1987 में बन रहा है, अभी यहाँ ये तो 1962 की बात चल रही है ना, ये बन कब रहा 1987 में। तो जब ये बना था 1987 में, उस समय ये 25th था। हालांकि अभी हम आगे आपको फिर से ये बताएंगे, ये 25वें नंबर का राज्य होगा गोवा, बट हम आगे आपको बताएंगे अभी जब हम 1987 में पहुंचेंगे। अभी हमारी कहानी कहाँ पहुंची है, 1962 तक ही पहुंची है। तो यूटी ये बना, गोवा एंड दमन दीव यूटी बना था 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। इसके बाद अगला नंबर आपका आता है पुडुचेरी का। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, एक स्टेट बाय स्टेट आपको नोट करना है, ठीक है। स्टेट बाय स्टेट आपके पास में नोट्स बने होने चाहिए। तो अब आपका अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या कहता है भैया कि टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेज फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया known as Puducherry Karaikal Mahe Yanam, administered as acquired territory till 1962 and it became UT through 14th Constitutional Amendment 1962। तो देखो भैया यहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करती थी पुडुचेरी में, और कहाँ पे, ये फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट थी, मतलब कि ये फ्रांसीसी क्षेत्र हुआ करता था। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो इसमें क्षेत्र थे आपके पुडुचेरी, कराईकल, पौंडीचेरी। उस समय पौंडीचेरी बोलते थे, पुडुचेरी तो अब बोलने लगे। पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ये 4 टेरिटरीज थी जहां पे फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था, फ्रांसीसी क्षेत्र था। इनको मिला के एक यूटी बनाई गई। इससे पहले तो ये जो है क्या बोलते हैं, जो एक्वायर्ड टेरिटरी होती है, यानी कि हड़पा गया क्षेत्र होता है, उस तौर पे इसका प्रशासन भारत सरकार चलाती थी। फिर 1962 में आपके 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 से इसको बना दिया गया यूटी। क्या बना दिया गया, यूटी। फिर इसके बाद 5th आपका आएगा नंबर नागालैंड। तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, 1962 तक, ठीक है। अब है नागालैंड। तो नागालैंड जो है वो 1963 में बनता है। कब बनता है, 1963 में। 1963 में आपका नागालैंड बनता है। फॉर्म्ड बाय टेकिंग नागा हिल्स एंड ट्वेंसंग आउट ऑफ असम। तो असम से क्या निकाला गया, नागा हिल्स प्लस ट्वेंसंग, नागा हिल्स प्लस ट्वेंसंग, इन दो को असम से निकाला गया और बना दिया गया नागालैंड। क्या बना दिया गया,
नागालैंड किस कब बना है? 1963 में बना है। और ये आपका हो गया 16th नंबर, 16वां आपका राज्य हो गया नागालैंड। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे हरियाणा और चंडीगढ़। हरियाणा और चंडीगढ़ नोट डाउन करते रहिएगा, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हरियाणा और चंडीगढ़ की जब हम बात करते हैं तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन, उन्नीस सौ छाछठ में जो शाह कमीशन थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि हरियाणा और चंडीगढ़ को पंजाब से अलग किया जाए। ठीक है? शाह कमीशन इन 1966 पंजाब वाज बाइफरकेट टू क्रिएट हरियाणा एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़। तो 1966 में ये आपका हरियाणा अलग बन जाएगा स्टेट, और चंडीगढ़ बन जाएगा यूटी। किससे निकाल के? पंजाब से। ठीक है? तो पंजाब से निकाल के यूटी बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा स्टेट। क्या बन जाएगा? स्टेट। और कौन से नंबर का स्टेट होगा? हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? 16। अब हो गए, अब कितने स्टेट हो गए? 17। 17 स्टेट अब आपके हो गए। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे अगला नंबर किसका है। अगला नंबर है भैया हिमाचल प्रदेश का। किसका है? कहां तक हम पहुंच गए? 1966 तक पहुंच गए। हिमाचल आपका बनता है 1971 में। कब बनता है? 1971 में। और कौन से नंबर का है ये? 18th नंबर का। कौन सा नंबर का है? 18th नंबर का है। फिर आपका आता है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 2 UTs मणिपुर एंड त्रिपुरा प्लस 1 सब स्टेट मेघालय गॉट स्टेटहुड, प्लस यूटी ऑफ मिजो प्लस अरुणाचल नेफा केम इनटू एग्जिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो देखो भैया यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो 2 यूटी थी, एक मणिपुर एक त्रिपुरा। कौन कौन सी? मणिपुर और त्रिपुरा। तो मणिपुर जो पहले यूटी था वो अब बन गया आपका 19वें नंबर का स्टेट। कौन सा? 19वां राज्य बना मणिपुर। फिर त्रिपुरा, ये है 19, ये हो गया आपका 20 नंबर पे। किस पे हो गया? 20। ये भी यूटी था। मणिपुर और त्रिपुरा क्या था? यूटी था। ये मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा आपका 20वां राज्य बना। और जो मेघालय था ये सब स्टेट था। क्या था? उपराज्य। मेघालय क्या था? सब स्टेट या उपराज्य। इसको भी स्टेटहुड मिल गया, यानी राज्य बन गया। और ये कौन सा बनेगा? 21st। कब बने ये सब? 1972। कब बने? 1972। यहां तक क्लियर है चीजें? कोई डाउट आप लोगों को? होना तो नहीं चाहिए वैसे। और यही 1972 में ही जो मिजोरम है वो आपका यूटी बनता है। ठीक है? 1972 में मिजोरम। और अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्र है NEFA बोलते हैं उसको, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसमें आपको हम बताते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। नाइनटीन 72 में ये 3 बनते हैं। इसके साथ ही साथ और क्या होता है? यूटी ऑफ मिजो, मिजो की यूटी बनती है, प्लस यूटी ऑफ अरुणाचल नेफा। यूटी ऑफ मिजो एंड यूटी ऑफ अरुणाचल नेफा। नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये दो भी
ये दो यूटी भी एग्जिस्टेंस में आती हैं 1972 1972 में ये आपके एग्जिस्टेंस में आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला नंबर आएगा सिक्किम का। किसका नंबर आएगा? सिक्किम का। कहाँ हम लोग पहुंच गए? 1972 1972। ऐसे करते करते अभी हम 2022-23 तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका है सिक्किम। सिक्किम को लेके क्या बात करनी है भैया, देखते हैं। तो सिक्किम वॉज द प्रिंसली स्टेट ऑफ चोग्याल डायनेस्टी। तो सिक्किम में राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था चोग्याल। क्या नाम था? चोग्याल डायनेस्टी। फिर 1947 में इसको भारत में शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन क्या इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया। प्रोटेक्टोरेट मतलब संरक्षित राज्य। 1947 में ये बना प्रोटेक्टोरेट स्टेट। मतलब ये कि वहां पे चोग्याल डायनेस्टी रहे, अपना सब कुछ काम करे, लेकिन उसकी सुरक्षा जो है वो भारत करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। तो इसका जो डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है और कम्युनिकेशन है। ठीक है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये तीनों आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई ये तीनों चीजें। और इसके लिए फिर 1974 में इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया। फिर 1974 1974 में ये बना एसोसिएट स्टेट बना 1974 में। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल जोड़ा गया और उसके साथ ही साथ एक नई शेड्यूल भी जोड़ी गई। नया आर्टिकल भी जोड़ा गया और नई शेड्यूल भी जोड़ी गई। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया सिक्किम के लिए 1974 में? आर्टिकल 2A। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 2A। और जो आपका शेड्यूल जोड़ी गई थी वो थी आपकी 10th शेड्यूल। लेकिन ये जो किया गया ना, ये फेल हो गया। ये क्या हो गया? फेल हो गया। इसको बनाया गया संबद्ध राज्य। और यहां पे आर्टिकल 2A जोड़ा गया प्लस शेड्यूल शेड्यूल 10 जोड़ी गई, बट इट फेल्ड। ये चीज बेकार चली गई। फिर वहां पे क्या हुआ 1975 में, सिक्किम को लेके बहुत कहानी है, समझे रहिएगा। 1975 में मतलब ये जो आया था ना, फेल हो गया, मतलब इसको फिर हटा दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये आज नहीं एग्जिस्ट करता है ये चीज जो ये हुई थी 1974 में। फिर 1975 में वहां पे रेफरेंडम होता है, यानी कि जनमत संग्रह, और वो आता है इंडिया के पक्ष में। ठीक है, इंडिया यहाँ पे जीतता है इस रेफरेंडम में। और इसके साथ ही साथ फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आता है। तो जब 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आएगा तो ये हमारे इंडिया का 22nd स्टेट बन जाएगा। कौन सा स्टेट बन गया? 22nd। 22वां राज्य बना सिक्किम। सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था? 22वें नंबर का। ठीक है, और इसको शामिल करने के लिए इस एक्ट से और क्या क्या चीजें हुई? फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल अमेंडेड। अब चूंकि जब इसको ऐड किया गया तो क्या है, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को क्या किया गया? अमेंड किया गया, संशोधन किया गया पहली और चौथी अनुसूची में। इसके बाद और क्या होता है इसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया 37(1)(f) से 37(1)(f) ये जोड़ा गया। हिंदी में चा बोलते हैं। क्या है? 371 चा। ये किससे जुड़ा हुआ है? सिक्किम से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? सिक्किम से ये जुड़ा हुआ है। और
इसी के साथ जो ये यहाँ पे आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 आया था, इसको रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 2A एंड शेड्यूल 10, इसको क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये आपकी कहानी पूरी सिक्किम से जुड़ी हुई है, इसको नोट करिए। तो अभी तक आपके कितने राज्य बन गए? 22। कितने बन गए? 22। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? चलिए, तो सिक्किम आपका हो गया। तो सिक्किम पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, पहले संरक्षित राज्य था। किस डायनेस्टी का रूल था? चोग्याल डायनेस्टी का रूल था। फिर उसके बाद 1974 में फिर इसको एसोसिएट राज्य बना दिया गया। एसोसिएट का मतलब संबद्ध राज्य बना दिया गया। फिर 1975 में वहां होता है रेफरेंडम, वहां होता है क्या? जनमत संग्रह, जिसमें भारत के पक्ष में वो जनमत संग्रह का रिजल्ट आता है और सिक्किम को 36 अमेंडमेंट से, 36वें संविधान संशोधन से 1975 में भारत का 22वां राज्य के रूप में उसको बनाया जाता है। और उसके साथ साथ पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है, संशोधन होता है उसी अधिनियम के तहत। उसके अलावा और क्या होता है? अनुच्छेद 371F या 371 जोड़ा जाता है, 371F ऐड किया गया। और उसके साथ साथ आर्टिकल 2 क्लॉज ए और शेड्यूल 10 को रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल और गोवा की। मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा। अब 1985 में मीजो पीस अकॉर्ड होता है, ठीक है, और उसके द्वारा फिर ये नया राज्य बनाया जाता है, ठीक है, 55th अमेंडमेंट 1986 से। तो ये तीनों जो हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 से ये राज्य बन जाते हैं। मिजोरम 23rd है, अरुणाचल 24 और गोवा 25। हमने बताया था जब हम 1987 में पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये 1987 में बना है, ये 1987 में बना है। क्लियर है? ये बना था 20 फेब को और ये मेरे ख्याल से इसके बाद में बना है। 1987 में ही बना है लेकिन इसके बाद बना है। तो अरुणाचल हो गया 24, गोवा हो गया 25, मिजोरम हो गया 23rd। कौन सा अमेंडमेंट? 55th है यार, 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर इसके बाद में आता है, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? 1987 तक आ गए। अब अगला नंबर है 2000 का। 2000 का तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वाला। तो अब आपका आएगा छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीन आपके नए राज्य बनते हैं। छत्तीसगढ़ आपका था 26 नंबर पे 26, उत्तराखंड 27, झारखंड 28। तो छत्तीसगढ़ जो था वो बनता है 1 नवंबर 2000 को। कब बनता है? 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़। उत्तराखंड बनता है 5 नवंबर 2000 और झारखंड बनता है आई थिंक 9 नवंबर 2000। इसको मैच कर लीजिएगा, मे भी इस डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये था कि हाँ, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था नवंबर 2000 में, फिर उत्तराखंड बना था नवंबर 2000 में और फिर उसके बाद में झारखंड बना था। तो छत्तीसगढ़ 26 हो गया, उत्तराखंड 27 हो गया, झारखंड 28 हो गया। तो हम लोग अब कहाँ पहुंच गए? 2000 आ गए, ठीक है। अब 21वीं सदी भैया शुरू हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? नोट डाउन कर लिए हैं कौन सा स्टेट कब बन रहा है? अब अगला देखेंगे, अगला है आपका तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। हम सीधे कहाँ आ गए? सीधे हम आ गए 2014 में, 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना आपका। किससे अलग होकर बनाया गया था? किससे अलग हुआ था?
तो ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, और ये कौन से नंबर का हो गया? 29। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और ये हो गया 29th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 29वां राज्य बना ये, भारत का 29वां राज्य बन गया। फिर तेलंगाना के बाद अब 2014 तक हम पहुंच गए हैं, तो कुछ आइडिया आप लोगों को आने लगा होगा। अब सीधे 2019 पे आते हैं। जम्मू कश्मीर, एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2019 में इन लोगों को, मतलब एक्चुअल में क्या था, लद्दाख तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आज आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बट आज से 10 साल बाद 20 साल बाद हम लोगों को नहीं उनका इतिहास बताना होगा कि लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जिसे कि आर्टिकल 370 के थ्रू एक स्पेशल वर्च्यू मिला, वो स्पेशल स्टेटस था। ठीक है, इनका 370 आर्टिकल के तहत क्या था, स्पेशल स्टेटस था। टिल 2019 तक अनुच्छेद 370 के तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इन 2019 स्पेशल स्टेटस वाज एबॉलिश्ड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019। तो 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 ऑर्डर 2019। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है ये आदेश था, उसके तहत इसका जो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया गया, और इसके बाद आया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है, और इट बाइफर्केटेड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 सेपरेट यूटीज, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये स्टेट नहीं है, इसने बाइफर्केट कर दिया, बाइफर्केट कर दिया मतलब बांट दिया 2 यूटी में, एक जम्मू कश्मीर यूटी हो गई और एक आपकी हो गई यूटी ऑफ लद्दाख। ये 2 यूटी में बाइफर्केट कर दिया जम्मू कश्मीर स्टेट को, किसने, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। ठीक है, और इसका स्पेशल स्टेटस चला गया था द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019 के द्वारा, और ये ऑर्डर किसका था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। तो यूटी ऑफ लद्दाख में आपका आ गया कारगिल और लेह, कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, and all the other district except Kargil and Leh of Jammu Kashmir went into UT of Jammu and Kashmir। तो जो भी जम्मू कश्मीर राज्य के जिले हुआ करते थे वो सभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हुए, किसको छोड़ के, कारगिल और लेह को छोड़ के। तो कारगिल लेह आपका लद्दाख अलग यूटी बन गया और बाकी आपका जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। तो भैया अभी तक आपके स्टेट कितने थे, 29। अब क्या हो गया, एक स्टेट ये हट गया, ये स्टेट क्या हो गया, चला गया, क्योंकि पहले ये स्टेट था 2019 के बाद अब ये स्टेट नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद आपका अगला नंबर आएगा 2019 हम पहुंच गए। अब है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो एक लेजिस्लेशन आया, एक मतलब विधायी शक्ति के द्वारा जुलाई 2019 में इसको एक
यूटी के रूप में मर्ज कर दिया गया, जो मतलब देखा जाए तो ये मर्ज हुआ 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो अलग अलग यूटी हुआ करती थी, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको एक यूटी बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 यूटीज मर्ज एज 1 यूटी in January 26, 2020. Thus, the number of state and UTs increased from 14 to 28 and 6 to 8. तो 1956 में कितने स्टेट और यूटी थे? स्टेट की अगर हम बात करें और यूटी की बात करें तो 14 स्टेट 6 यूटीज। 2020 के बाद अगर हम देखें, या अभी 2023 भी आप कह सकते हो, तो ये आपके हो गए 28 स्टेट एंड 8 यूटीज। क्लियर है? तो अभी आपके 28 स्टेट और 8 यूटीज हो जाएंगे। 9 यूटी हो गई थी यहाँ पे, लेकिन फिर ये 2 यूटीज एक में मर्ज हो गई, तो अब फिर 8 यूटी हो गई। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम एक बार देख लेते हैं कुछ जो है स्टेट्स के नाम में चेंज किया गया था, उसको समझते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या भैया, सबसे बड़ा जो हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जैसे आपका हो गया साई चीन, आपका हो गया पीओके, ये सब हम समझेंगे अगले लेक्चर में। वो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर भी है, इसलिए इसमें अगर हम शुरू करेंगे तो फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे चेंज इन नेम। चेंज इन नेम अगर हम देखें तो सबसे पहला नंबर आता है यूनाइटेड प्रोविंस का। यूनाइटेड प्रोविंस ये बना उत्तर प्रदेश। कब बना? 1950 में। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर मद्रास। हम यहां पे देख रहे हैं नामों में जो परिवर्तन किया गया, तो मद्रास का नाम जो है वो तमिलनाडु रखा गया 1969 में। मद्रास का नाम क्या हो गया? तमिलनाडु। डेट क्या थी? 14 जन 1969। 14 जन 1969। ये सब नोट कर लीजिए, फैक्ट है, सब बहुत काम आता है एग्जाम में। और इसके लिए एक्ट जो आया था उसका नाम था मद्रास स्टेट चेंज इन नेम एक्ट। मद्रास स्टेट चेंज इन नेम एक्ट 1968। ठीक है, ये एक्ट था 1968 का, जिसके थ्रू मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया 14 जन 1969 में। फिर इसके बाद अगला नंबर है मैसूर। मैसूर का नाम कर दिया गया कर्नाटक। कर्नाटक कर दिया गया 1973 में। तो देखो यहाँ पे जब भी नाम चेंज होता है तो यही, जैसे मद्रास का नाम चेंज हुआ तो मद्रास स्टेट चेंज इन नेम एक्ट 1968, वैसे ही क्या हो जाएगा, मैसूर स्टेट चेंज इन नेम एक्ट 1973। क्लियर है? तो मद्रास, ये हो गया मद्रास राज्य नाम में परिवर्तन अधिनियम 1968, और ये हो जाएगा मैसूर राज्य नाम में परिवर्तन अधिनियम 1973। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? अब हम आगे देखते हैं अगला नंबर किसका है। तो भैया अगला नंबर है लक्कादीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी का। लक्कादीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी। अमीनदीवी, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया लक्षद्वीप। क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप। ये कब किया गया? ये भी 1973 में किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद और नाम चेंज क्या क्या हुआ है, तो यूटी ऑफ दिल्ली का नाम चेंज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटी ऑफ दिल्ली जो कहा जाता था, इसका नाम हो गया एनसीआर दिल्ली। क्या हो गया? एनसीआर दिल्ली। कब हुआ? तो ये हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में। एक्ट था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया। इसके बाद आपका है उत्तरांचल।
उत्तरांचल का नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उसका नाम था उत्तरांचल, जिसको 2006 में कर दिया गया उत्तराखंड। ठीक है। फिर इसके बाद पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। पौंडीचेरी का नाम क्या कर दिया गया? पुदुचेरी। ये भी 2006 में किया गया। क्लियर है। फिर उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। जो उड़ीसा हुआ करता था वो हो गया ओडिशा। ये हो गया 2011 में, मेरे ख्याल से 2011 में। हाँ, तो 2011 में उड़ीसा हो गया ओडिशा। तो ये सारे हुए थे चेंज। और इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्रों में अभी भी डिमांड चल रही है कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की डिमांड है कि बुंदेलखंड को एक अलग स्टेट बना दिया जाए। महाराष्ट्र में विदर्भ की डिमांड है कि उस विदर्भ एक अलग राज्य बनाया जाए। बिहार में मिथिलांचल वालों की, बहुत से लोगों की डिमांड है कि मिथिलांचल एक अलग स्टेट बने बिहार से काट के। वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड को अलग करने की बात कही जा रही, डिमांड की जा रही है। असम में बोडोलैंड को अलग राज्य बनाने की मांग की गई है। दिल्ली को एक अलग स्टेट बनाने का दर्जा की मांग की गई है और पुदुचेरी को भी एक स्टेट बनाने की डिमांड की गई है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये जितना स्टेट से रिलेटेड जानकारी थी वो कंप्लीट हुई। अब आपकी बची हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर बिल्कुल मिस ना करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो यहाँ तक जो भी फैक्ट आपको समझ में आए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई डाउट है आप उसको टेक्स्ट करिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए और इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करिए। इरेगुलरिटीज़ अब नहीं रहने वाली हैं। अब हम टोटली अपने सभी जितने भी हमारे हाउस होल्ड वर्क्स हुआ करते थे, जो भी हमारी अपनी पर्सनल चीज़ें थी वो मेरी सभी हो चुकी हैं और अब हम थोड़े टोटली फ्री हैं। और रेगुलरिटी के साथ में पॉलिटी के साथ ही साथ हम हिस्ट्री भी लेके आ रहे हैं। जो आपका चल रहा था बीच में बहुत दिन से वो ड्रॉप हो रखा है, वो दोनों कंप्लीट करा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मिल